हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका नाम तो बहुत छोटा सा है लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है। आप लोग डेली यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो चीज़ें यूज़ तो हम डेली करते हैं, बस उनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो चीज़ें होती क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका रूप कैसा होता है, किस प्रकार से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं, लेकिन यूज़ हम उनका डेली करते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है द सेंटेंस। द सेंटेंस, इसको हिंदी में वाक्य बोला जाता है। वाक्य भाई जो हम बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, चाहे वो रिटन मेथड हुआ और चाहे फिर ओरल यानी कि बोल करके हुआ या फिर लिख करके हुआ, दोनों मेथड में ही अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें हम इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं किसी को। आप कोई चीज़ किसी से बोलकर बता रहे हैं तो भी एक सेंटेंस है, आप किसी से कोई चीज़ सुन रहे हैं वो भी एक सेंटेंस है। सारी चीज़ें जिससे किसी व्यक्ति के भावनाओं का एक्सप्रेशन यानी क्लियर एक्सप्रेशन होता है यानी अभिव्यक्ति होती है, तो उसे सेंटेंस कहा जाता है। और ये सेंटेंस होता क्या है? कहता है कि जब एक निश्चित परिभाषा होती है, जब हम अपने विचारों या भावनाओं या फिर सोच की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से लिखित या फिर ओरल यानी मौखिक तरीके से किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो हमारा सेंटेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो फिर अब हम ये एक तो हिंदी में परिभाषा हो गया कि जो चीज़ें अभी हमने बताई आपको कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं, सोच आदि की पूर्ण अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करते हैं, वो शब्द एक क्रम में होते हैं, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। तो फिर अब एक हिंदी परिभाषा हो गया, तो हमारे एक सुटेबल इंग्लिश परिभाषा भी होना चाहिए। तो हम सेंटेंस को क्या कहते हैं, कैसे इंग्लिश में हम सबसे पहले अभी हमने बताया कि जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वो शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। और दूसरी बात, वो शब्द एक क्रम में होते हैं। अगर वो क्रम में नहीं है तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, अर्थात आपकी जो भावना होगी वो क्लियर नहीं होगी। क्योंकि ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग चाहे जिस लिटरेचर में, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई भी लिटरेचर हो, बिना व्याकरण की लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर ग्रामेटिकल तरीके से हम देखते हैं, अगर व्याकरण के नज़रिए से देखते हैं, तो कहता है कि अगर सेंटेंस आप बोल रहे हैं और वो शब्दों का समूह हो, ग्रुप हो, तो उन शब्दों का क्रम में होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका बना सेंटेंस की परिभाषा का, वो ये हुआ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दों का समूह इन ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इन ऑर्डर अर्थात शब्दों का समूह जो किसमें हो? क्रम में हो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर दैट मेक कंप्लीट सेंस अर्थात शब्दों का समूह जो कि क्रम में हो, वो क्या बनाता हो? कंप्लीट सेंस देता हो, अर्थात पूर्ण अभिव्यक्ति, अर्थात जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं एक सेंटेंस के, एक शब्दों के समूह के माध्यम से, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो, आधे में नहीं, पूरी हो। जैसे मैं घर जाता हूं तो पूरा मैं से लेकर के जाता हूं तक ये एक सेंटेंस हो गया, इसमें आपके बात की पूर्ण अभिव्यक्ति हो गई। जैसे मैं घर, अगर मैंने कहा मैं घर, तो ये दो शब्द तो हो गए, लेकिन इससे बात की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुआ, आपके विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। तो कहता है कि पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए पूरी बात के शब्दों का होना आवश्यक है और वो शब्द आपके क्रम में होने आवश्यक हैं। तो इसलिए इसे मैं घर जाता
हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब इसमें 4 वर्ड हो गए, 1 2 3 4, चारों वर्ड हो गए, चारों एक क्रम में हो गए। इससे आपके बात का अभिव्यक्ति हो गया, पूरा क्लियरेंस मिल गया आपको कि हाँ इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है, इसके मतलब इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मैं घर जाता हूँ। और एक चीज देखिए, ये तो हिंदी हो गया। अगर मैं इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो आई गो टू हाउस। तो अगर हम ग्रामेटिकल रूल देखें, अगर ग्रामेटिकल रूल फॉलो करें इसमें, तो इसमें तो फॉलो हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के थ्रू कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल रूल फॉलो ना करें तो टू गो, आई होम, टू गो आई होम, इसमें तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो सब्जेक्ट का पता है कहाँ है, ना तो वर्ब का पता है कहाँ है, ना तो अदर वर्ड्स का पता है कहाँ है। इसलिए इस सेंटेंस के पढ़ने के बाद हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए शब्दों का क्रम में भी होना आवश्यक है। अगर शब्द क्रम में नहीं होंगे तो सेंटेंस का सेंस क्लियर होना इम्पॉसिबल है। इसलिए शब्दों के क्रम में भी होना आवश्यक होता है। तो क्या कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर, यानी कि शब्दों का समूह। बात तभी होगी जब शब्दों का समूह होगा। शब्द क्या होते हैं? जो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सबसे छोटी कड़ी, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो हमारा उनसे मिलके हमारा शब्द बनता है। जो सबसे छोटी इकाई होगी वो लेटर होगी, यानी अक्षर होगी, और अक्षर से मिल करके हमारा शब्द बनेगा, और उन शब्दों से मिलके हमारा सेंटेंस बनेगा। जैसे आप जानते हैं 26 लेटर्स हैं अंग्रेजी में, जिससे 44 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 52 हिंदी में होते हैं और 26 अंग्रेजी में होते हैं। 52 लेटर हिंदी में होंगे और 26 लेटर अंग्रेजी में होंगे और 52 हिंदी में होंगे। इसमें जानते हैं 13 आपके वॉवेल हैं हिंदी में, और इसमें आपके 5 वॉवेल हैं। इसमें आपके 5 वॉवेल हैं। अब इंग्लिश में 5 वॉवेल हो गए और हिंदी में 13 वॉवेल हो गए। जैसे कि जानते हैं कि हिंदी के इन 13 स्वरों का जो उच्चारण होगा वो इन इंग्लिश के 5 स्वरों से होता है। इसलिए इन 26 लेटर से अंग्रेजी में 44 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कितने होते हैं? 44 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 20 आपका वॉवेल का होता है और क्या कहते हैं 24 आपका कॉन्सोनेंट्स का होता है। 24 आपका कॉन्सोनेंट्स का होता है। इट मीन्स इन्हीं 5 से ही हम इन 13 साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? देखिए, तो हम आपको बता रहे थे कि सेंटेंस में शब्दों का क्रम में होना आवश्यक है। अगर शब्द क्रम में नहीं है तो आपका आपके सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होगा। अच्छा, तो फिर अब ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, ये हमारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस की हमारी डेफिनेशन क्या बन गई? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का समूह जो कि एक क्रम में हो और संपूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, अर्थात संपूर्ण सेंस ऑफ एक्सप्रेशन देता हो, यानी कंप्लीट एक्सप्रेशन देता हो, वो आपका सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, इस सेंटेंस की कुछ क्वालिटीज हम जान लेते हैं। कहता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे? कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। फुल स्टॉप से एंड होगा, यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। जैसे यू गो टू स्कूल डेली, यानी देखिए यू आपका कैपिटल लेटर है, यू से शुरू हुआ और डेली यानी लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ लगा है, फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है। यानी हमारी पहली क्वालिटी क्या हो गई? पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया इसका?
ये हो गया कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी और फुल स्टॉप से समाप्त होगा। अब अगला क्या है, अगला है इसमें हमेशा एक एक्शन वर्ड होता है, सेंटेंस में ऑलवेज एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है, एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड जो भी वर्क को डिनोट्स करे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यानी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं सुनने का काम कर रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, खेल रहा है, मतलब जिससे मूवमेंट हो, बॉडी मूवमेंट भी ना हो। कुछ तो मेंटल वर्क्स होते हैं जिसको कहा जाता है कि ऐसे वह सोच रहा है, वह सोच रहा है, तो इसमें तो मूवमेंट है नहीं, लेकिन इसको मेंटल वर्क बोला जाता है कि वो दिमाग से किया जाता है। जैसे वह देख रहा है, देखने में तो कोई हमारी पार्टा बॉडी मूव तो कर नहीं रही है, लेकिन यह है कि तभी वर्क हो रहा है, अर्थात कि जिससे ये पता चले कि किसी काम कोई कार्य हो रहा है तो वो हमारा एक्शन कहलाता है। तो एक्शन, तो ये हर एक सेंटेंस में एक्शन वर्ड होना जरूरी होता है कि अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। उसके बाद अब हमारी तीसरी क्वालिटी है, तीसरा, इसमें ऑलवेज सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में ऑलवेज एक सब्जेक्ट होता है, यानी वर्क को करने वाली डूअर भी होता है और वर्क यानी जो कार्य को करता है वो भी होता है और जो कार्य होता है वो भी होता है, दोनों का होना आवश्यक है। अच्छा, एक चीज और, अभी आप कहेंगे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो भाई इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होते हैं, पर वो क्या होते हैं, हाइड होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलवेज हाइड होते हैं, वो हमेशा यू होता है जो हमेशा हाइड रहता है। होता तो उसमें भी है, उससे भी एक्सप्रेशन क्लियर होता है कि हाँ सब्जेक्ट है, किसी को कहा जा रहा है जिस बात को, उसमें यू सब्जेक्ट आपका क्लियर है, बस केवल क्या है वो हाइड होता है। तो ये तीन हमारी क्वालिटी हो गई सेंटेंस की, कि इसमें कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, इसमें एक एक्शन वर्ड होता है और उसके बाद तीसरा एक सब्जेक्ट होता है। ये सारी चीजें होना आवश्यक है, तभी सब्जेक्ट क्लियर होगा और तभी सेंटेंस क्लियर होगा। और उसके बाद क्या कहता है कि जब हम सेंटेंस को शुरू में देखते हैं तो क्या कहता है कि सेंटेंस में शब्दों का समूह होना आवश्यक है। दूसरी बात, तभी तो बात हम कह पाएंगे। दूसरी बात, उन शब्दों का क्रम में होना आवश्यक है। ये भी एक बात हो गई कि ये भी एक विशेषता हो गई सेंटेंस की कि भाई उसमें उन जो शब्द जिसका उपयोग किया जा रहा है सेंटेंस को बोलने में, उनका क्रम में होना आवश्यक है। अगर ग्रामेटिकल रूल फॉलो किया जाता है अंग्रेजी साहित्य में तो उसके बाद फिर क्या कहता है कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक सेंस क्लियर देती हो, ये ना हो कि बात आधी ही रह जाए, बात व्यक्ति समझ ना पाए सामने वाला, तो इसलिए सेंटेंस का सेंस भी क्लियर होना आवश्यक है। तो अब ये सेंटेंस हो गया। अच्छा, अब इस सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, अब हम आगे चलते हैं, सेंटेंस हमारा कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइप और उसके बाद एक होता है काइंड। देखिए, टाइप और काइंड दो होते हैं। टाइप, जैसे जब हम बात बोलेंगे तो हमारा बात कहने का जो प्रकार होगा, जितने प्रकार में हम बात को बोलेंगे वो हमारा काइंड कहलाएगा। जब हम बातों को अगर हमने कहा ऐसे नॉर्मली कोई बात कह दिया फैक्चुअल तरीके से कि मैं घर जाता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये तो फैक्चुअल तरीके से हो गया, इसको यानी कि आप काइंड कह सकते हैं। या फिर कुछ अगर किसी से मैं कुछ पूछता हूँ, जैसे तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये भी एक प्रकार हो गया बात को पूछने का। हमने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई तुम वहाँ जाओ, ऐसा करो, पढ़ो, अपना काम पूरा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, हमारे प्रकार के अकॉर्डिंग आती हैं, यानी कि काइंड के अकॉर्डिंग आती हैं। लेकिन जब टाइप की बात आएगी तो बोलने का जो हमारा तरीका होता है सेंटेंस को, चाहे वो क्या कहते हैं, दो बातों को एक साथ ही जोड़ करके बोल दिया जाए या फिर बातों को अलग अलग करके बोली जाए, तो वो हमारा टाइप के अकॉर्डिंग आता है। तो दो चीजें हो गई, एक तो टाइप हो गया और एक तो काइंड हो गया। जब बातों को बोलने का तरीका बतलाया जाएगा तो आपको टाइप पढ़ना होगा, और जब आप बात को बोलने का प्रकार बताया जाएगा आपको, तो आपको काइंड पढ़ना होगा। तो अभी तो फिलहाल हमको काइंड पढ़ना है, हमको बातों को बोलने का प्रकार पढ़ना है। तो ये बातें 5 प्रकार से बोली जा सकती हैं। अंग्रेजी भाषा में बातें 5 प्रकार से बोली जा सकती हैं। वो पांचों क्या क्या हैं? पहला है असर्टिव,
अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ये हमारे 5 प्रकार हो गए बात को बोलने के। अच्छा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साधारण वाक्य। इसे हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। इंटेरोगेटिव को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात जिससे प्रश्न पूछा जाए। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव अर्थात आदेशवाचक वाक्य, आदेशवाचक या फिर आज्ञा सूचक वाक्य होता है आदेशवाचक वाक्य। अगला क्या होगा हमारा? एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला हमारा क्या होगा? इच्छाबोधक वाक्य। ये हमारे 5 प्रकार हो गए बात को बोलने का। अच्छा, अब हम पहले प्रकार पे आते हैं। हमारे असर्टिव सेंटेंस क्या होती है? असर्टिव सेंटेंस वे होती हैं जहां हम बातों को केवल ऐसे फैक्चुअल तरीके से बोल देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि हवा चलती है, पानी बरसता है, गेंद खेला, मतलब मैं गेंद खेलता हूँ, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। ऐसे बात को लिटरली जब ऐसे सिंपली तरीके से बोल दिया जाए तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक तो होता है निगेटिव। अर्थात बातों को जब हम किसी बात को, अगर कोई चीज़ कुछ कहा जा रहा है साधारण तरीके से, फैक्चुअल तरीके से, अगर उसको हम स्वीकार कर लेते, कहते तुम घर जाते हो, ठीक है जाता हूँ, तो ये चीज़ें आपके अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग आएंगी। लेकिन अगर बात को डिनाई किया जाए कि नहीं मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि असर्टिव में आपके 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया अफर्मेटिव, एक हो गया निगेटिव। और असर्टिव क्या हो गया? जब बातों को ऐसे फैक्चुअल तरीके से स्वीकार कर लिया जाए। तो अब हम आपको असर्टिव की परिभाषा के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये एक बार नोट हो गया हो तो फिर मैं एक एक करके बताऊं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। अब हमारा असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस कहता है ए सेंटेंस व्हिच describes a fact or report the events, is called assertive sentence. is called assertive sentence। तो हमने क्या बताया आपको कि जब कोई सेंटेंस क्या डिस्क्राइब करे, कोई फैक्ट डिस्क्राइब करे, किसी तथ्य के बारे में बतलाए, या फिर किसी थिंग के, किसी इवेंट के बारे में रिपोर्ट करे, यानी कि उसके भी बारे में बतलाए, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। ये हमारा 2 प्रकार का होता है, हमने बताया आपको। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। अब ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब क्या हो गया? कहता है कि ऐसे सेंटेंस जिससे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, अर्थात जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों के समूह के माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अनुसार। परिभाषा क्या हो गई? ए सेंटेंस in which a sentence in which B asks questions, B asks questions is called interrogative sentence। अर्थात कि ऐसे वाक्य जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग आते हैं, अर्थात वो हमारे इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे हमने किसी से कुछ पूछा क्या करते हो, इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग आएगा। तुम्हारा क्या नाम है, इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग आएगा। क्या हुआ घर जाता है, सब इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसके ये इंटेरोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है, एक होगा यस नो टाइप, और दूसरा होगा WS टाइप। एक हमारा यस नो टाइप हो गया और एक हो गया WS टाइप। अच्छा, यस नो टाइप क्या होता है? यस नो टाइप जब हमारा सेंटेंस किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अर्थात सेंटेंस के शुरुआत में ऑक्सिलरी वर्ब हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तब वो हमारा यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और दूसरा क्या है? WS टाइप। WS टाइप क्या होगा? WS टाइप सेंटेंस वो होगा जिसमें हमारे जो WH वर्ड है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, वेयर, और भी सारे जो W से शुरू होते हैं, फिर यस से शुरू, यस से केवल हाउ शुरू होता है। तो जो इन सभी मतलब WH वर्ड जो भी हैं, अगर वो उनसे शुरू होता है सेंटेंस तो वो हमारा WS टाइप इंटरोगेटिव होता है। तो अब ये हमारा हो गया कि जिनसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इसकी परिभाषा हो गई। अब हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगला होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि हो गया आपका आदेशवाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? कहता है कि जब हमें किसी को एडवाइस देना हो, किसी को आदेश देना हो, किसी को सलाह देना हो, किसी को सुझाव देना हो, तब हम इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जैसे हमने किसी को बुलाया, कम हियर, इंपरेटिव सेंटेंस, गो देयर, इंपरेटिव सेंटेंस, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात जो भी चीजें, या फिर प्लीज गिव मी सम मनी रिक्वेस्ट, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात जब हम पोलाइटली किसी को कोई बात कहें या किसी को ऑर्डर दें, किसी को सजेस्ट करें, तो ये सारी चीजें आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। तो इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या बनेगा? when we need to express command, request and advice, we use imperative sentence। अंडरस्टैंड कि जब हमें किसी बात में
किसी कमांड को, रिक्वेस्ट को, फिर एडवाइस को एक्सप्रेस करना होगा, तब हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा ज़्यादातर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ये मेनली आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, जैसे कम हियर, ये आपका कमांड है, ऑर्डर मान सकते हैं। या फिर दूसरा, प्लीज गिव मी सम वाटर। इसको आप क्या मान लीजिए? रिक्वेस्ट मान लीजिए। अर्थात जिस सेंस का पता चले सेंटेंस को पढ़ने के बाद, वो आपका वो सेंस निकल रहा है, वो आप मान सकते हैं। रिक्वेस्ट हो गया, पढ़ने के बाद जैसा सेंस निकले वो वैसे ही होता है, चाहे कमांड का सेंस निकले या फिर रिक्वेस्ट का सेंस निकले, तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। बोधक वाक्य। अच्छा, ये क्या होती है विस्मयादिबोधक वाक्य? विस्मयादिबोधक वाक्य वह होती हैं कि जब हमें अपने हृदय की भावनाओं को, जैसे कि दुख हुआ, खुशी हुआ, प्रसन्नता हुआ, पश्चाताप हुआ, अर्थात या फिर किसी चीज़ को देखने के बाद जो सडनली फीलिंग होती है हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, वो हमारी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आती है। तो इसकी अंग्रेजी परिभाषा, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ हर्ट्स, जॉय, शारो, रिग्रेट, etc. full stop. We use exclamatory sentence. We use exclamatory sentence. अर्थात जब हमें सडन फीलिंग ऑफ हर्ट को एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है, अचानक से जिस चीज़ को देखने के बाद, किसी चीज़ को देखने के बाद जो फीलिंग हमारे हृदय में होती है, अगर उसको व्यक्त करने की जरूरत होती है तो हम एक्सक्लामेटरी का यूज़ करते हैं। या फिर जॉय को, फिर शारो को, रिग्रेट को, एंगर को, अभी और भी सारी ETC हमने कर दिया है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का अगर हमको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप देखेंगे, हाउ ब्यूटी दैट गर्ल इज। अच्छा, एक चीज और, इस प्रकार के वाक्य में हमेशा आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा, हमेशा आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में हमेशा आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा। एक्सक्लामेशन मार्क में क्या हो गया कि जो एक पाई के नीचे एक बिंदी रखी होती है, वो आपका एक्सक्लामेशन मार्क कहलाती है। अच्छा, हम बताना पहले भूल गए बताना आपको, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ऑलवेज आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में मिलते हैं, हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में मिलते हैं। तो ऐसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी आपको लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क मिलेंगे आपको। जैसे अगला क्या है, इलाज, माई
पर्स, सॉरी एलास, आई लॉस्ट माई पर्स। इसका मतलब क्या हो गया, वो दुख व्यक्त कर रहा है, शारो व्यक्त कर रहा है कि एलास मीन्स अरे आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, दुख का पता चल रहा है। ये भी आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, देखिए इसमें एक्सक्लामेशन मार्क का यूज हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलेंगे जब एक्सक्लामेटरी आप यूज करेंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा अगला होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। इसे कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य। अब इच्छा बोधक वाक्य क्या होती है, अब कहता है कि इच्छा बोधक वाक्य वे होते हैं कि जब हमें किसी को आशीर्वाद देना होता है, किसी को अभिशाप देना होता है, तो हम इच्छा यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, इच्छा बोधक वाक्य का यूज करते हैं। इसमें भी आपके एक्सक्लामेशन मार्क मिलते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में भी आपके एक्सक्लामेशन मार्क मिलते हैं। या फिर विश किसी को देना हो, या फिर ब्लेस किसी को देना हो, या फिर किसी के लिए प्रे करना हो, तो वो भी आपके क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसमें भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा। और ये सेंटेंसेज जो होती हैं ज़्यादातर में से शुरू होती हैं, MAY में से शुरू होती हैं। इक्वालिटी क्या है, ज़्यादातर में से, नॉर्मली में से ही शुरू होती हैं। कुछ सेंटेंसेस होती हैं, कुछ प्रकार के सेंस ऐसे होते हैं कि जिनको में से नहीं यूज किया, में नहीं लिखा जाता उनके पहले, तो उनमें में अंडरस्टूड हो जाता है। अगर हम उस प्रकार के वाक्यों का यूज करते हैं तो में वहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है। मान लीजिए कहीं वाक्य लिखा हो, उसमें में ना लिखा हो, और उसके बाद क्या कहते हैं अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का भी यूज हुआ हो, तो आप समझें कि ये तो ऑप्टेटिव है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं में नहीं दिया होता है तो उसमें में अंडरस्टूड होता है। तो क्या कहता है, तो हमने बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब हमें कभी किसी को आशीर्वाद देना हो, ब्लेस देना हो, विश करना हो, तब हम ऑप्टेटिव का यूज करते हैं। तो अंग्रेजी परिभाषा क्या होगी, व्हेन वी नीड टू express wish, bless, curse, etc. to someone, we use optative सेंटेंस। बी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात जब हमें किसी को ब्लेस, कर्स या फिर विश करने की जरूरत होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, मे गॉड, या फिर मे गॉड ब्लेस हिम, या फिर मे यू लिव लॉन्ग। देखिए मे से शुरू हो गए और लास्ट में आपका आ गया एक्सक्लामेशन मार्क। तो इस प्रकार से आपके पांचों प्रकार के वाक्य हो गए। हमने पांचों प्रकार के वाक्य की परिभाषा, उसके प्रकार, सारी चीजें उदाहरण सहित बता दिया। आप इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।